हे गाइस, वेलकम बैक टू कोड पाठशाला। और जब भी बात करते हैं सिस्टम डिजाइन की तो सबसे पहला पॉइंट आता है और सबसे क्रिटिकल पॉइंट आता है स्केलिंग का, कि आप सिस्टम तो बना दिए बट अपने सिस्टम को कैसे स्केल करेंगे। पहले आपके पास मान लो एक यूजर है या जीरो यूजर है और जीरो यूजर से आपके पास मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ यूजर्स आ गए, तो अब आपका सिस्टम स्केल कैसे करेगा। यानी आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि जीरो यूजर से मिलियंस ऑफ यूजर तक ले जाने के लिए आपको अपने सिस्टम में क्या क्या चीजें चेंज करना पड़ेगा और कैसे कैसे आप अपने सिस्टम को स्केल करोगे ताकि आगे चल के आपका सिस्टम मिलियंस ऑफ यूजर को सपोर्ट कर पाए। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें हम स्केलिंग के बारे में इन डेप्थ समझेंगे हर एक लेवल पर, क्योंकि स्केलिंग क्या है, ओवरनाइट स्केल नहीं करते हम सिस्टम को, स्टेप बाय स्टेप स्केल करते हैं। तो ये थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा क्योंकि ये कंप्लीट डिटेल्स स्केलिंग के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे, हर एक लेवल पर आप कैसे स्केल करोगे। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो चलो, तो विदाउट गेटिंग अ डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो इन सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सिंगल सर्वर, वी विल सेपरेट द वेब सर्वर एंड डेटाबेस सर्वर। उसके बाद लोड बैलेंसर को हम कैसे ऐड करते हैं, क्यों ऐड करते हैं। देन रेप्लिका ऑफ डेटाबेस सर्वर लाइक रीड और राइट। देन वी विल डिस्कस अबाउट द कैशिंग, व्हाई कैशिंग इज मोर इंपॉर्टेंट इन दैट। देन CDN, व्हाई वी नीड टू use CDN. Then we will discuss about the how we can make the stateless server, means stateless server की जरूरत क्यों पड़ेगी स्केलिंग में। उसके बाद फिर मल्टीपल डेटा सेंटर की जरूरत क्यों पड़ेगी आपको, फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। एंड देन आफ्टर मैसेज क्यू, और मैसेज क्यू के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि एरर लॉग या फिर मैट्रिक्स जो है उसको आप कैसे पुश करोगे, यानी टेलीमेट्री सपोर्ट आप अपने सिस्टम को कैसे करवाओगे, क्योंकि टेलीमेट्री सपोर्ट करवाना बहुत जरूरी है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द डेटाबेस स्केलिंग एट द एंड। डेटाबेस स्केलिंग की हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग कैसे होता है, इन सारे टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं बेसिक पॉइंट से, कि अब मान लो आपके पास एक छोटी सी कंपनी है और आपको मान लो 10 या 20 या 100 या 1000 यूजर को सपोर्ट करवाना है। तो उस केस में यू नीड ओनली अ सिंगल सर्वर। अब इसी में आपका क्लाइंट है और इसी में आपका सर्वर है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्लाइंट कितने टाइप के हैं, दो टाइप के क्लाइंट हैं, या तो वेब क्लाइंट हो सकता है और मोबाइल ऐप हो सकता है, ठीक है। सर्वर वेब सर्वर होगा और डेटाबेस सर्वर होगा। अब इसी में आपको बिजनेस लॉजिक भी सारा का सारा इसी सेम सर्वर में बिजनेस लॉजिक भी रहेगा, यानी सेम सिस्टम आपका क्लाइंट भी वर्क करेगा, सेम सिस्टम आपका सर्वर भी वर्क करेगा और इसी में बिजनेस लॉजिक भी रहेगा। ये सारी चीजें सिंगल सर्वर में आप कर सकते हो। अब इसमें बेनिफिट क्या है, सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको ज्यादा सर्वर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, इजी टू डिप्लॉयमेंट, इजी टू यूज हो जाएगा। बट हाँ, प्रॉब्लम आती है कि जब आपका यूजर बढ़ता चला गया, अब मान लो आपका यूजर ग्रोथ काफी हो गया, अब जैसे ही यूजर ग्रोथ होगा तो अब आपको सिंगल सर्वर से काम चलेगा नहीं। तो यहां पर आपको दो सर्वर यूज करना पड़ेगा। जब यूजर ग्रोथ होगा तो एक सर्वर आपका होगा, एक होगा वेब सर्वर, एक होगा डेटाबेस सर्वर, यानी डेटाबेस का काम डेटाबेस सर्वर पे होगा और वेब का या बिजनेस डेवलपमेंट जो भी हो, बिजनेस लॉजिक, वो सारा वेब सर्वर पे होगा। तो अब आपका जैसे ही यूजर बढ़ा, आपने दो अलग अलग सर्वर को यूज कर लिया, यानी क्लाइंट है यहाँ पर, तो क्लाइंट का रिक्वेस्ट इसके पास आएगा, ये डेटा यहाँ से फेच करेगा, फिर ये क्लाइंट को रिस्पॉन्स दे देगा। अब जब डेटाबेस सर्वर की बात करते हैं तो अब पॉइंट आता है कि आपको किस टाइप का डेटाबेस यूज करना है। यानी दो टाइप के डीबी होते हैं, ठीक है। दो टाइप के डेटाबेस होते हैं, पहला रिलेशनल और दूसरा नॉन रिलेशनल। अब नॉन रिलेशनल जो होता है वो NoSQL होता है और रिलेशनल होता है वो SQL डेटाबेस होता है, जिसमें ज्वाइन भी यूज कर सकते हो। मल्टीपल टेबल्स होंगे और मल्टीपल टेबल्स को एक दूसरे से ज्वाइन करके डेटा को कंस्ट्रक्ट करना अगर होगा तो वो आप रिलेशनल डेटाबेस में इजीली कर सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द केस में जो डेवलपर होता है वो ज्यादातर रिलेशनल डेटाबेस यूज करता है। बट हाँ, पॉइंट आता है कि नॉन रिलेशनल डेटाबेस आपको किस किस केस में यूज करना है। तो रिलेशनल डेटाबेस का अगर आप एग्जाम्पल देखो, तो रिलेशनल डेटाबेस का अगर आप एग्जांपल देखो तो ये है MySQL, SQL सर्वर, ओरेकल या पोस्टग्रेस, ये सारा रिलेशनल डेटाबेस में आता है। वैसे ही नॉन रिलेशनल डेटाबेस जो होता है वो MongoDB, कैसांड्रा या Amazon DynamoDB, ये सारा नॉन रिलेशनल डेटाबेस होता है। तो मोस्ट ऑफ द केस में यूजर जो है, डेवलपर जो है, वो ज्यादातर कोशिश करता है कि रिलेशनल डेटाबेस यूज करें क्योंकि इजीली यूजेबल होता है और यहाँ पर ज्वाइंस वाइंस ये सारी क्वेरी आप रन कर सकते हो। लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जहां पर नॉन रिलेशनल डेटाबेस यूज करोगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। रिलेशनल तो आपको पता है, नॉन रिलेशनल किस केस में आप यूज करोगे। अब मान लो कि आपके सिस्टम को बहुत ही लो लेटेंसी में रन करवाना है,
उस केस में आप मोंगोडीबी या कैसांड्रा यूज कर सकते हो, नॉन रिलेशनल डेटाबेस। या फिर दूसरा केस ऐसा भी बन सकता है कि आपको कोई ज्वाइन वाइन नहीं करवाना, उस केस में आप नॉन रिलेशनल यूज करोगे। या तीसरा केस ऐसा बन सकता है कि आपको सिर्फ सीरियलाइज और डिसीरियलाइज डेटा चाहिए, यानी JSON फॉर्मेट में डेटा चाहिए या XML फॉर्मेट डेटा चाहिए, तो उस केस में आप नॉन रिलेशनल डेटाबेस यूज करोगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और चौथा वही, जब आपको बहुत सारा अमाउंट, मैसिव अमाउंट में डेटा को स्टोर करवाना है, देन यू हैव टू यूज नॉन रिलेशनल डेटाबेस। तो अभी तक आपके पास क्या है, आपके पास एक सिंगल वेब सर्वर है और सिंगल डेटाबेस सर्वर है। अब आपका यूजर ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गया, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज दो यूजर्स फ्रॉम दिस सिंगल वेब सर्वर, ठीक है। तो यहां पर मल्टीपल वेब सर्वर की आपको जरूरत पड़ सकती है, यानी आपको स्केल करना पड़ेगा वेब सर्वर। अब स्केल कैसे करेंगे, वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग आपको पता है। अगर नहीं पता है तो यहाँ पर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर लिंक पर क्लिक करके आप हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग समझ सकते हो। और फिर डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक मैं डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर के ये स्केलिंग समझ सकते हो। अब आपको अगर पता है तो आपको ये भी पता होगा कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग जो है वो बहुत ही चीपर होता है रादर देन वर्टिकल स्केलिंग, क्योंकि वर्टिकल स्केलिंग में एक सिस्टम में रैम और हार्ड डिस्क ये सारी चीज बढ़ाना पड़ेगा, तो वो बढ़ाना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि उसका भी एक लिमिटेशन है। लेकिन जब आपको एक नया सिस्टम ऐड करना हो, यानी हॉरिजॉन्टल स्केल करना हो सिस्टम को, देन इट इज वेरी इजी एंड इट इज वेरी चीपर, ठीक है। तो अब यहाँ पर वेब सर्वर को आपको हॉरिजॉन्टल स्केल करना पड़ेगा। अब मान लो कि आपके पास दो वेब सर्वर है, एक वेब सर्वर 1 और वेब सर्वर 2। अब यहां पर एक प्रॉब्लम आ जाएगी, क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट आ रहा है वो कौन से वेब सर्वर पे लैंड करेगा। तो इसके लिए फिर आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा लोड बैलेंसर, यानी लोड बैलेंसर पिक्चर में आ जाएगा। तो यहां पर आपको बीच में एक लोड बैलेंसर ऐड करना पड़ेगा, और ये सारा काम लोड बैलेंसर का है। जब आपके पास क्लाइंट पर रिक्वेस्ट आया तो क्लाइंट का रिक्वेस्ट ये लोड बैलेंसर क्या करेगा, इस दोनों वेब सर्वर पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। जो वेब सर्वर खाली रहेगा उसके पास ये रिक्वेस्ट आ जाएगा। तो अब यहां पर आपके पास दो वेब सर्वर तो हो गया, यानी आपने वेब सर्वर को स्केल तो कर दिया, लेकिन अब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा कि जब आपके पास मल्टीपल वेब सर्वर हैं तो उसको सिंगल डेटाबेस सर्वर से मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अब यहां पर जो डेटाबेस सर्वर है उसको भी आपको स्केल करना पड़ेगा। अब उसको स्केल करने का तरीका क्या है कि आप मास्टर स्लैब यूज करोगे, यानी मास्टर डेटाबेस में आप डेटा को सिर्फ राइट करने के लिए यूज करोगे, क्योंकि हमेशा ना राइट नहीं होता है, यानी इंसर्ट, अपडेट और डिलीट ये सारे ऑपरेशंस जो है वो हर बार नहीं होता है, ज्यादातर ये क्वेरी करता है टू गेट द डेटा, ठीक है। तो सेलेक्ट क्वेरी के लिए आप स्लैब यूज करोगे, यानी यहां पर तो अब क्या होगा, यहां पर आपने एक मास्टर डेटाबेस बना लिया और स्लैब डेटाबेस बना लिया, ठीक है। अब दोनों वेब सर्वर दोनों डेटाबेस में रीड और राइट कर सकता है, यानी वेब सर्वर 1 जो है वो मास्टर डेटाबेस में राइट करना होगा तो मास्टर डेटाबेस में राइट करेगा, और वेब सर्वर 2 भी राइट करने के लिए मास्टर डेटाबेस को यूज करेगा, और वैसे ही रीड करने के लिए स्लैब डेटाबेस को यूज करेगा। यानी अगर कंप्लीट आर्किटेक्चर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर DNS है जो कि आपको डोमेन नेम को रिजॉल्व करके देगा, आपको IP रिटर्न करके देगा। यानी क्लाइंट क्या करे, क्लाइंट आपके पास वेब क्लाइंट हो गया और मोबाइल क्लाइंट हो गया, यानी मोबाइल ऐप हो गया। ये दो टाइप के क्लाइंट है। अब क्लाइंट ने रिक्वेस्ट मारा यहाँ पर, यानी जो डोमेन है उसको हिट करा तो यहाँ पर IP मिल गया इसको। अब जो वेब क्लाइंट है वो इस डोमेन को हिट करेगा, और वैसे ही जो मोबाइल क्लाइंट है वो API को हिट करेगा, यानी api.abc.com को। अब वहां से जैसे ही रिक्वेस्ट आया लोड बैलेंसर के पास, यहाँ सबसे पहले रिक्वेस्ट आएगा। अब लोड बैलेंसर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा सर्वर 1 और सर्वर 2 में। अब सर्वर 1 और सर्वर 2 के पास जैसे ही रिक्वेस्ट आया वहां से वो डेटाबेस का काम करेगा। अगर रीड करना है तो फिर स्लैब को यूज करेगा, और राइट करना है तो फिर मास्टर को यूज करेगा। अब मास्टर और स्लैब जो है वो एक दूसरे का रिप्लिका है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि स्लैब में डेटा ज्यादा होगा और मास्टर में कम होगा, या मास्टर में ज्यादा होगा स्लैब में कम होगा, ऐसा हो नहीं सकता। एक दूसरे का रेप्लिका होगा, एकदम डुप्लीकेट डेटा होगा, तभी ये काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो जब आपको इंसर्ट, अपडेट और डिलीट करना है, ये तीनों क्वेरी मास्टर पे चलेगा और सिलेक्ट क्वेरी स्लैब पे चलेगा। अब यहाँ पर आपने डेटाबेस को भी स्केल कर दिया, यानी मास्टर और स्लैब में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर हमें इंप्रूव करना पड़ेगा रिस्पॉन्स टाइम, क्योंकि जब आप हर बार डेटाबेस से क्वेरी करोगे रीड या राइट करने के लिए, तो उस केस में क्या है कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, यानी बहुत ज्यादा टाइम ले सकता है, क्योंकि आप डायरेक्ट डेटाबेस में राइट और रीड कर रहे हो डेटाबेस से। अब इस बीच में आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा कैश, ठीक है। अब कैश क्या होगा कि जब भी आपके पास रिक्वेस्ट आएगा वो रिक्वेस्ट कैश में चेक करेगा, कैश में डेटा अगर है तो ये कैश से रीड कर लेगा। तो यहाँ पर जो मिडिल वेयर है वो कैश हुआ है। तो अब यहां से रिस्पॉन्स टाइम जो है आपका, वो रिस्पॉन्स टाइम इंप्रूव हो जाएगा।
ठीक है, तो जब कैसे इंप्लीमेंट करोगे आप, यहाँ पर मान लो आपके पास एक वेब सर्वर है, वेब सर्वर से रिक्वेस्ट आया। अब ये सबसे पहले कैसे में चेक करेगा कि डेटा अवेलेबल है कि नहीं। अगर कैसे में डेटा है तो ये कैसे से ही रिटर्न कर देगा डेटा को। अगर कैसे में डेटा नहीं है तो फिर ये डीबी से डेटा को लेकर के आएगा, कैसे को अपडेट कर लेगा और फिर कैसे से डेटा को रिटर्न कर देगा। यानी नेक्स्ट टाइम फिर से अगर उस पार्टिकुलर डेटा के लिए रिक्वेस्ट आएगा तो ये कैसे से ही डेटा मिल जाए। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि यहाँ पर रिस्पॉन्स टाइम इंप्रूव हो जाएगा आपका। यहाँ पर कैसे तो यूज कर रहे हो, लेकिन अब यहाँ कुछ कंसिडरेशंस है। जब कैश आप यूज करोगे तो वहां पर कुछ कंसिडरेशंस है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जब कंसिडरेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहला कंसिडरेशन होता है कि व्हेन वी हैव टू यूज कैसे। जब आपका सिस्टम रीड हैविली हो, यानी ज्यादातर आपको फ्रीक्वेंटली रीड करना हो, रीड ऑपरेशन करना हो, बट वहां पर राइट ऑपरेशन इनफ्रीक्वेंटली हो रहा है, तो वहां पर आप कैसे यूज करोगे, क्योंकि आपको डेटा कैसे से ही रीड करने में इजी होगा। अब कैसे जो है वो वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है, तो यहाँ पर जब भी कैसे रीस्टार्ट होगा तो वो डेटा, सारा का सारा डेटा आपका खत्म हो जाएगा। यानी जब भी कैसे रीस्टार्ट होगा तो फिर से आपको डेटाबेस से डेटा लेकर के कैसे में स्टोर करना पड़ेगा, कैसे से डेटा को रीड करने के लिए। अब जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है एक्सपायरेशन पॉलिसी, कि जब भी आप कैसे यूज करते हो तो वहां कोई ना कोई एक एक्सपायरेशन पॉलिसी होना चाहिए जिसके बेस पर आपका डेटा कैसे से डिलीट हो। क्योंकि अगर कैसे से डेटा डिलीट नहीं होगा तो जो डेटा है वो परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। अगर कैसे रीस्टार्ट नहीं होता तो डेटा डिलीट होगा नहीं, तो इसीलिए एक्सपायरेशन पॉलिसी आपको वहां मैंडेटरी हो जाता है यूज करना। तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है कंसिस्टेंसी, यानी जब आप कैसे डेटा को रीड कर रहे हो बट डेटा तो आपका एक्चुअल स्टोर है डीबी में, यानी डीबी और कैसे जो है वो सिंक में होना चाहिए, तभी कंसिस्टेंसी बना रहेगा और डेटा कंसिस्टेंट आपको मिल जाएगा। नहीं तो अब जो चौथा पॉइंट आता है वो आता है मिटिगेटिंग फेल्योर, यानी अगर आप सिंगल कैसे सर्वर यूज कर रहे हो देन इट कुड बी अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर। ठीक है, तो अब इसको मिटिगेट करने के लिए आपको कैसे को स्केल करना पड़ेगा इंडिपेंडेंटली। तो मल्टीपल कैसे सर्वर आप यूज करोगे फॉर डिफरेंट डेटा सेंटर्स। अब आता है एविक्शन पॉलिसी, यानी एविक्शन पॉलिसी भी मैंडेटरी है कैसे जब आप यूज कर रहे हो तो, क्योंकि अगर मान लो कैसे फुल हो गया तो कैसे फुल होने के बाद कोई भी डेटा अगर कैसे में आ रहा है स्टोर करने के लिए तो वहां आप स्टोर कैसे करोगे, क्योंकि पुराना डेटा आपको हटाना पड़ेगा। तो पुराना डेटा हटाने के लिए कोई ना कोई एक मैकेनिज्म वहां पर होना चाहिए, कोई एक पॉलिसी होना चाहिए एविक्शन के लिए। तो वो पॉलिसी जो अभी रिसेंटली ज्यादातर यूज होता है वो होता है एलआरयू, लिस्ट रिसेंट यूज। जो सबसे कम यूज हुआ है उसको हटा दो और उसके जगह पे नया डेटा जो आ रहा है उसको इंसर्ट मार दो कैसे में। एलआरयू के अलावा और भी मैकेनिज्म है जैसे एलएफयू, लिस्ट फ्रीक्वेंट यूज, या फिर फीफो जो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जैसे नॉर्मल क्यू होता है वैसे। ये सारा मैकेनिज्म आप यूज कर सकते हो एविक्शन पॉलिसी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे आपको समझ में आ गया। अब पॉइंट आता है कि अगर आपका जो यूजर बेस है, क्योंकि यूजर तो बहुत सारा आ गया आपके पास, अब जो यूजर बेस है वो डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन में लोकेटेड है, देन उस केस में आपको सीडीएन यूज करना मैंडेटरी हो जाएगा, क्योंकि सिंगल लोकेशन इज नॉट इनफ टू हैंडल दोज रिक्वेस्ट जो कि डिफरेंटली जियो लोकेशन में लोकेटेड हो। उस केस में सिंगल सर्वर आपका, सिंगल जियो लोकेशन सर्वर वर्क नहीं करेगा। अब सीडीएन यूज करने से फायदा क्या होगा कि जब भी कोई यूजर रिक्वेस्ट मारेगा तो जो नियरेस्ट सीडीएन सर्वर है वहां से स्टैटिक डेटा को यूज कर लेगा, जैसे टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, ये सारा जो नियरेस्ट जो लोकल सीडीएन सर्वर है वहां से डेटा आ जाएगा। वहां पर ओरिजिन सर्वर पर डेटा को डेटा लाने के लिए हिट करने की जरूरत नहीं है। अब मान लो कि आपका जो क्लाइंट है वो श्रीलंका में है और ये श्रीलंका से आपको रिक्वेस्ट मारा। अब यहां से जो क्लाइंट का डिस्टेंस है वहां से जो सीडीएन, मान लो 4 सीडीएन है आपके पास, एक ओरिजिन सर्वर हो गया जो यूएस में है, उसके बाद सीडीएन जापान है, सीडीएन रोमानिया है और सीडीएन इंडिया है। अब यहां से श्रीलंका से इंडिया की जो डिस्टेंस है वो 150 है, मान लो 150 मीटर। अब वैसे ही श्रीलंका से सीडीएन जापान का जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर है, यहाँ 350 मीटर है रोमानिया का, और यूएस का 500 मीटर है। तो अब जो नियरेस्ट है वो इंडिया का सर्वर है। तो श्रीलंका से जो भी रिक्वेस्ट आएगा उसको जापान या रोमानिया में भेजने की जरूरत नहीं है स्टैटिक कंटेंट के लिए। वो क्या करेगा, यहाँ इंडिया के सीडीएन सर्वर को हिट करेगा। अगर श्रीलंका में सीडीएन सर्वर है तो फिर नियर बाई, जो भी नियर बाई होगा, जो भी नियरेस्ट होगा उसको हिट करेगा और वहां से स्टैटिक कंटेंट को ले लेगा। यानी जो स्टैटिक कंटेंट इससे पहले वेब सर्वर से सर्व हो रहा था वो अब वेब सर्वर से सर्व नहीं हो करके वो डायरेक्ट यहाँ सीडीएन से सर्व हो जाएगा। और स्टैटिक कंटेंट की बात करता हूं, और डेटाबेस सर्वर को आपने वहां पर कैसे यूज करके उसको तो फास्टर बना ही दिया है। तो यहां पर आपका वेब सर्वर और डेटाबेस सर्वर ये दोनों ऑप्टिमाइज्ड हो चुका है।
ठीक है। तो यहाँ पर आपको मान लो क्लाइंट से रिक्वेस्ट आया, तो यहाँ पर सीडीएन सर्वर है, सीडीएन सर्वर का हमने बता ही दिया, और यहाँ पर कैसे का हमने अभी डिस्कस कर ही लिया था। क्लाइंट से रिक्वेस्ट आया, अब लोड बैलेंसर के पास, लोड बैलेंसर से यहाँ पर वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट आया। अब यहाँ पर जो स्टैटिक डेटा है, जो भी स्टैटिक डेटा है, इमेज, वीडियो, वो सारा सीडीएन से ही, लोकल सीडीएन से पहले ही यहाँ पर क्लाइंट के पास आ गया। और वेब सर्वर से बिजनेस लॉजिक के बेस पर सारा काम हो गया, और डेटाबेस सर्वर से अगर आपको कैसे से डेटा को रीड करना है तो कैसे से रीड कर लेगा, नहीं तो डेटाबेस में अगर राइट करना है तो मास्टर में राइट करेगा, रीड करना है तो स्लैब से रीड करेगा। ठीक है, तो ये सारा आपको अभी समझ में आ गया सीडीएन का यूज। तो अब हमने ये समझ लिया कि सीडीएन हम क्यों यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद अब पॉइंट आती है कि आपने सीडीएन के बेस पर स्केल तो कर लिया, नाउ आपको वेव टायर जो है उसको स्केल करना है हॉरिजॉन्टली या वर्टिकल। इट ऑल अप टू यू कि आपको कैसे स्केल करना है। नॉर्मली कोशिश करते हैं कि अगर हॉरिजॉन्टली हम स्केल करते हैं, दो टाइप के वेव टायर हम यूज करते हैं आर्किटेक्चर, पहला स्टेटफुल और दूसरा स्टेटलेस। अब वेव टायर में हमारे पास यूजर का सेशन डेटा रहता है, यानी यूजर का जो स्टेट रहता है हम उसको मैनेज करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि हम स्टेट को कैसे मैनेज करेंगे। नॉर्मली ये वेव टायर के अंदर ही मैनेज हो रहा था अभी तक। क्या कोई और सोल्यूशन हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि इसको और ऑप्टिमाइज कर सकें या इसको फर्दर स्केल कर सकें। ठीक है, अब यूजर सेशन डेटा में क्या होता है, एक तो सेशन डेटा होता है, दूसरा प्रोफाइल इमेज होता है। मान के चलो कि ये दो चीजें हैं हमारे पास। पॉइंट आती है कि जो वेब टायर का आर्किटेक्चर होता है वो दो टाइप के आर्किटेक्चर होते हैं, एक स्टेटफुल होता है और एक स्टेटलेस होता है। अब स्टेटफुल सर्वर का मतलब ये हुआ कि स्टेटफुल सर्वर में हर एक क्लाइंट का जो रिक्वेस्ट आता है तो उसका जो सेशन डेटा होता है, यानी यूजर का जो स्टेट होता है, उस स्टेट को और स्टेट को मेंटेन करके रखता है, रिमेंबर करके रखता है कि अगर यूजर ए से रिक्वेस्ट आ रहा है तो वो सर्वर 1 पर अगर रिडायरेक्ट हो रहा है, क्योंकि सर्वर 1 के पास यूजर ए का अगर डिटेल्स है तो वो सर्वर 1 पर ही रिडायरेक्ट होगा। यूजर बी सर्वर 2 पर ही रिडायरेक्ट होगा अगर सर्वर 2 के पास है तो। यानी मान लो कि आपके पास 3 यूजर है, यूजर ए, यूजर बी और यूजर सी, और यहाँ पर 3 सर्वर हमने ले रखा है, सर्वर 1, 2 और 3, और तीनों सर्वर के पास अलग अलग यूजर का, तीनों यूजर का डिटेल्स है। अब सबसे ऊपर में लोड बैलेंसर होता है, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर लोड बैलेंसर होता है। लोड बैलेंसर का काम होता है कि जो रिक्वेस्ट आ रहा है उस रिक्वेस्ट को किस सर्वर पर रिडायरेक्ट करवाना है। अब लोड बैलेंसर ये चेक करेगा कि जो यूजर ए है, यूजर ए का सेशन डेटा किस सर्वर के पास है, उसी सर्वर पर इसको रिडायरेक्ट करवाना है। क्योंकि अगर यूजर ए को रिडायरेक्ट करवा दिया यहाँ पर, मान लो सर्वर 2 पर, तो ये ऑथेंटिकेशन ही फेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसका सेशन डेटा है ही नहीं, यूजर का जो डिटेल्स है, स्टेट डिटेल्स, वो है ही नहीं सर्वर बी के पास, सर्वर 2 के पास, तो ये फेल हो जाएगा। तो यानी ये लोड बैलेंसर को ओवरहेड हो जाएगा कि भाई ये भी मैनेज करना है लोड बैलेंसर को। तो ये होता है स्टेटफुल सर्वर में, ये एक प्रॉब्लम आती है कि हर एक यूजर को रीडायरेक्ट करवाओगे जब सर्वर पे, तो हर एक यूजर के रिक्वेस्ट को आपको रीडायरेक्ट करवाने से पहले ये चेक करना पड़ेगा कि किस सर्वर के पास उस यूजर का सेशन डेटा है, उसी सर्वर के पास उसको रीडायरेक्ट करवाना है। तो फिर बात आती है कि क्या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है। तो हाँ, उस केस में हम क्या करते हैं, स्टेटलेस आर्किटेक्चर यूज करते हैं। अब स्टेटलेस में क्या है कि आपको ये रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है कि इस यूजर ए का जो सेशन डेटा है वो कहां पर, किस सर्वर के पास है, और उसी सर्वर को रिडायरेक्ट करवाना है, ये रिमेंबर करने की जरूरत है नहीं। तो फिर ये वर्क कैसे करेगा। तो स्टेटलेस में क्या होता है कि आपको एक अलग से डेटाबेस मैनेज करना होगा। उस यूजर का जो सेशन डेटा है, यानी प्रोफाइल इमेज या सेशन डेटा, ये सारी चीजें आप इस RDBMS में स्टोर करके रखोगे। ये शेयर्ड स्पेस होगा, ठीक है, शेयर्ड स्टोरेज। तो जब भी कोई रिक्वेस्ट आता है तो वो वेब टायर के पास आएगा, वेब टायर जो उसका सेशन डेटा है उसको शेयर्ड स्टोरेज से पिक करेगा। यानी मान लो कि आपके पास 3 यूजर है, यूजर ए, यूजर बी और यूजर सी, वो रिक्वेस्ट मारा वेब सर्वर पे। अब जैसे ही इस बीच में मान लो आपके पास लोड बैलेंसर है, अब जैसे ही यहाँ पर रिक्वेस्ट आएगा तो ये क्या करेगा, यूजर का जो सेशन डेटा है यानी प्रोफाइल इमेज और सेशन डेटा, इसको ये पिक करेगा शेयर्ड स्टोरेज से, जिसमें हमने स्टोर करके रखा है। हम अब वेब सर्वर के पास यूजर का सेशन डेटा कहीं मेंटेन नहीं करते, रिमेंबर नहीं करते, उसको हमने एक डिफरेंट स्टोरेज में रखा है, ताकि फर्दर अगर स्केल करने की भी बात आए तो हम इसको इंडिपेंडेंटली स्केल कर पाए। अभी क्या था, ये टाइटली कपल्ड था सर्वर के साथ, सर्वर के पास ही उस यूजर का सेशन डेटा होता था। अब क्या है कि ये डिकपल्ड हो गया है और सेशन डेटा को हमने स्टोरेज, शेयर्ड स्टोरेज में डाल दिया है। अब वहां पर हमारा ये वेब सर्वर है, इसको हम इजिली स्केल कर सकते हैं, मल्टीपल वेब सर्वर यूज कर सकते हैं अगर आपको स्केल करना है। अब क्लाइंट से कहीं से भी रिक्वेस्ट आता है किसी भी सर्वर पे, तो ये क्या करेगा, डेटा को पिक करेगा यहाँ पर जो शेयर्ड स्टोरेज है वहां से। तो ये होता है स्टेटलेस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम कहीं भी स्टेट को मैनेज नहीं कर रहे, रिमेंबर नहीं कर रहे। तो मान लो कि हमारे पास 2 क्लाइंट है, वेब क्लाइंट, मोबाइल ऐप, ये हो गया यूजर। अब यहाँ पर मान लो हमारे पास लोकल सीडीएन, तो सीडीएन से डेटा ले लिया इसने, एंड देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट वुड बी लोड बैलेंसर। अब ये हो गया हमारा वेब टायर।
ठीक है। तो जो शेयर्ड स्टोरेज है वो जरूरी नहीं है कि आरडीबी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही होगा, यानी SQL ही होगा। यहाँ पर आप नो सिक्वल भी यूज कर सकते हो। अब नो सिक्वल हम क्यों यूज कर सकते हैं, उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि यहाँ पर ना कोई रिलेशन नहीं है। हर एक यूजर का जो सेशन डेटा होगा वो दूसरे यूजर के सेशन डेटा से डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर ज्यादातर कोशिश रहता है कि नो सिक्वल हम यूज करें ताकि ये फास्टर होता है। तो अब यहाँ पर मान लो कि हमारे पास वेब क्लाइंट है और मोबाइल क्लाइंट है। यहाँ पर से रिक्वेस्ट आया, मान लो मोबाइल क्लाइंट से एपीआई हिट हुआ, वेब क्लाइंट से URL हिट हुआ, ये आ गया लोड बैलेंसर के पास। लोड बैलेंसर से इसने यहाँ पर हमने 5 सर्वर ले रखा है, ये पांचों सर्वर पर जो स्केल हमने किया है, यहाँ पांचों सर्वर पर लोड को डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ये ऑटो स्केल हमने लगा दिया कि अगर इन फ्यूचर हॉरिजॉन्टली हमने ऑटो स्केल लगाया कि अगर और भी यूजर अगर हमारे पास आता है तो यहाँ पर एक सर्वर और ऐड हो जाएगा, ऑटो स्केल हो जाएगा। हमें यहाँ पर वर्टिकल स्केल करने की जरूरत नहीं, यानी रैम और हार्ड डिस्क ये सारी चीजें बढ़ाने की कोई जरूरत। अब यहाँ से जो डेटा है वो इसने यहाँ वेब टायर से डेटा फेच कर लिया, वहीं पर कैसे हमने बता दिया कि कैसे डेटा फेच कर लिया। अब बात आती है जो यूजर स्टेट मैनेजमेंट होता है, वहां पर हमने शेयर्ड स्टोरेज ले लिया नो सिक्वल। अब हर एक यूजर का, मान लो आपके पास यहाँ पर मल्टीपल क्लाइंट्स है, यूजर है आपके पास 1000, तो यहाँ पर 1000 यूजर का डेटा रहेगा, सेशन डेटा और प्रोफाइल इमेज हर एक यूजर का यहाँ पर नो सिक्वल में स्टोर रहेगा। जब भी रिक्वेस्ट आएगा तो यहाँ से सर्वर, किसी भी सर्वर के पास अगर रिक्वेस्ट आता है तो वो उस पार्टिकुलर यूजर के लिए जो सेशन डेटा है वो यहाँ नो सिक्वल से पिक कर लेगा और फिर फर्दर काम ये करना शुरू कर देगा। आई थिंक इट्स क्लियर। अब मान लो कि आपका जो सिस्टम है उस पर और भी ज्यादा यूजर आना शुरू हो गया और ये सारा यूजर इंटरनेशनली है। देन टू इंप्रूव द अवेलेबिलिटी या फिर टू प्रोवाइड द बेटर एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस, वी नीड टू सपोर्ट मल्टीपल डेटा सेंटर। डिफरेंट जियो लोकेशन पे डिफरेंट डेटा सेंटर हमें वहां पर सपोर्ट करवाना पड़ेगा, यानी वर्ल्ड वाइड मल्टीपल डेटा सेंटर आपको सपोर्ट करवाना पड़ेगा, ताकि अगर किसी का रिक्वेस्ट किसी एक कंट्री से आ रहा है तो उसके नियर बाई जो डेटा सेंटर है वहां पर उस रिक्वेस्ट को रिडायरेक्ट किया जाए। मान लो अगर श्रीलंका से रिक्वेस्ट आता है और एक इंडिया में डेटा सेंटर है और एक यूएस में है, तो श्रीलंका से रिक्वेस्ट जब आएगा तो वो इंडिया के डेटा सेंटर पर रिडायरेक्ट होगा, ना कि यूएस पर। तो यहाँ पर बेटर एक्सपीरियंस आपको यूजर को मिल जाएगा क्योंकि नियर बाई होगा। तो सारी चीजें जो सीडीएन है दुनिया है जहां है सब कुछ नियर बाई ही हो जाएगा। अब मान लो कि यहाँ पर यूजर है, यूजर से यहाँ पर एलबी और यहाँ पर 2 डेटा सेंटर हमने बना दिया है, जियो लोकेशन 1 और जियो लोकेशन 2। डेटा सेंटर 2 है और ये डेटा सेंटर 1 है। अब इस यूजर के नियर बाई में जो डेटा सेंटर होगा वहां पर लोड बैलेंसर इस रिक्वेस्ट को फायर कर देगा, यानी इस रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट कर देगा। अगर जियो लोकेशन 1 उसके नियर बाई में है तो यहाँ पर रीडायरेक्ट करेगा, ठीक है, नहीं तो अगर जियो लोकेशन 2 है तो यहाँ पर रीडायरेक्ट करेगा। अब अगर जियो लोकेशन 1 पे आया तो यहाँ पर जियो लोकेशन 1 का जो वेब सर्वर है वही यूज होगा, फिर वहां पर जो डीबी टायर है वो यूज होगा, फिर वहीं का कैश यूज होगा। अब जो वेब सर्वर के पास जैसे ही रिक्वेस्ट आएगा तो जब इसको यूजर का स्टेट मैनेजमेंट करना होगा, यूजर का स्टेट चेक करना होगा, यूजर के प्रोफाइल इमेज के बारे में कुछ भी देखना है या कुछ भी यूज करना है, तो वहां पर ये क्वेरी फायर करेगा इस नो सिक्वल पे जो शेयर्ड है, ये शेयर्ड है, ठीक है। तो जियो लोकेशन 1 से भी इसी के पास रिक्वेस्ट आएगा, जियो लोकेशन 2 से भी इसी के पास रिक्वेस्ट आएगा। तो अब जैसे ही आपने मल्टीपल डेटा सेंटर बना दिया तो यहाँ पर इजिली हो गया कम्युनिकेट करना। तो जैसे ही मल्टीपल डेटा सेंटर आपने बना दिया तो यहाँ पर इजिली रीडायरेक्ट कर देगा नियर बाई जो डेटा सेंटर है उसके पास, और वहां से रिस्पॉन्स बहुत ही जल्दी जल्दी आपको आना शुरू हो जाएगा। तो जब आप मल्टीपल डेटा सेंटर यूज कर रहे होंगे तो वहां पर बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ेगा। उसी में से कुछ चैलेंज इस टाइप से होंगे कि जैसे ट्रैफिक रीडायरेक्शन, ठीक है, यहाँ पर एक प्रॉपर टूल आपको यूज करना पड़ेगा लोड बैलेंसर के लेवल पर जो उस ट्रैफिक को प्रॉपर तरीके से रीडायरेक्ट करे बेस्ड ऑन द नियरेस्ट डेटा सेंटर। फिर जो डेटा सिंक्रोनाइजेशन है उसका प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है क्योंकि हर एक डेटा सेंटर पर लोकल जो डेटाबेस होगा वो डिफरेंट होगा। तो जो लोकल डेटाबेस होगा हर एक डेटा सेंटर का, वो डेटाबेस सिंक में होना चाहिए एक दूसरे के, ताकि जो डेटा होगा वो सही डेटा मिल पाए यूजर का। और जो तीसरा चैलेंज आ सकता है वो आ सकता है टेस्ट एंड डिप्लॉयमेंट का, क्योंकि आपके पास ऑटोमेटेड टूल होना चाहिए जो कि हर एक डेटा सेंटर पर आप रन कर दो ताकि आपका सिस्टम जो है वो प्रॉपर तरीके से ऑटोमेटेड टेस्ट हो जाए, ठीक है। और डिप्लॉयमेंट भी एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए डिप्लॉयमेंट का, जो हर एक डेटा सेंटर पर आपका जो नेक्स्ट वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है, उसको डिप्लॉय कर सकते। ऐसा ना हो कि एक पर कोई और वर्जन रन कर रहा है, एक पर आपका सर्विस का कोई और
वर्जन रन कर रहा है। तो ये जो डिप्लॉयमेंट है ये इसको भी मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा जब आप मल्टीपल डेटा सेंटर यूज कर रहे होंगे। तो अब जब आप अपने सिस्टम को फर्दर स्केल करने जाओगे तो आपका जो माइक्रो सर्विस है उसको भी आपको स्केल करना पड़ेगा, ठीक है। यानी जो माइक्रो सर्विस है अभी कपल्ड है, अब इसको डीकपल करोगे, मल्टीपल माइक्रो सर्विस में आप ब्रेक करोगे। कोई रेस्टोरेंट चल रहा है तो यहाँ पर जो बिलिंग का होगा वो अलग माइक्रो सर्विस होगा, ऑर्डर लेने वाला अलग माइक्रो सर्विस होगा, यहाँ पर इंटरनल जो वर्क हो रहा है उसके लिए एक अलग माइक्रो सर्विस होगा। तो ये सारी चीजें अलग अलग होगी। अब जैसे ही आपने डीकपल कर दिया माइक्रो सर्विस का तो एक सर्विस दूसरे सर्विस से कम्युनिकेट कैसे करें, तो उस केस के लिए सबसे इजी और परफेक्ट वे होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कि आप मैसेज क्यू यूज कर सको। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि काफका वाइडली यूज होता है इस केस के लिए। अब इसमें क्या होता है, पब्लिशर और कंज्यूमर के बेस पर होता है। जैसे अब यहाँ पर प्रोड्यूसर है, यहाँ पर कंज्यूमर है। अब प्रोड्यूसर अगर कुछ भी प्रोड्यूस करता है तो ये क्यू में आकर के ऐड हो जाएगा, और क्यू में क्या होता है कि फीफो सिस्टम होता है, जो पहले आएगा वो कंज्यूमर के पास पहले जाएगा। मैसेज क्यू क्या होता है कि ये एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है और ये इन मेमोरी स्टोर करके रखता है डेटा को। तो जो भी सर्विस सब्सक्राइब करके रखेगा उस सर्विस के पास इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और वहां से वो इसको गेट कर लेगा जो भी इंफॉर्मेशन होगा उसको। अब मान लो कि आपका ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। अब इस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में आपको टेलीमेट्री सपोर्ट करवाना पड़ेगा ताकि फर्दर अगर डिबग करना हो, क्योंकि बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस आ गए, तो अब फर्दर डिबग करने के लिए या फिर मैट्रिक सपोर्ट करवाने के लिए आपको इजीली होगा कि टेलीमेट्री सपोर्ट करवाओ। अब टेलीमेट्री सपोर्ट करवाने के लिए आपको क्या होगा, यहाँ पर लॉगिंग और मॉनिटरिंग दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एक ट्रेस भी होता है, मल्टीपल टाइप के लॉग होते हैं, यानी इन्फो लॉग, डिबग लॉग, एरर लॉग, इस टाइप के लॉग आप वहां पर दे सकते हो, क्रिटिकल लॉग भी दे सकते हो। अब अगर आपका माइक्रो सर्विस मल्टीपल लेवल से लॉग वहां जनरेट हो सकता है, या तो आपका सिस्टम का लॉग हो सकता है, या माइक्रो सर्विस के लेवल का लॉग हो सकता है, डेटाबेस लेवल का लॉग हो सकता है। ये सारा लॉग जो है वो लॉग सर्वर पे जाएगा। और मॉनिटरिंग के लिए आपको मैट्रिक सपोर्ट करवाना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक आपको सपोर्ट करवाना पड़ेगा मॉनिटरिंग करने के लिए सिस्टम का। अब कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स इस टाइप का हो सकता है कि जैसे होस्ट लेवल मैट्रिक्स अगर हम बात करें तो होस्ट लेवल मैट्रिक्स में सीपीयू लेवल का, सीपीयू डिटेल्स, मेमोरी डिटेल्स, इनपुट आउटपुट डिटेल्स, ये सारे डिटेल आप होस्ट लेवल मैट्रिक में डाल सकते हो। फिर अगर एग्रीगेटेड लेवल मैट्रिक्स हम बात करें तो जो इंटायर डीबी टायर होता है या फिर इंटायर कैश टायर होता है, इसका जो अगर मैट्रिक्स हमें डालना हो तो इसका मैट्रिक्स हम वहां पर डाल सकते हैं एग्रीगेटेड लेवल पे, ताकि फर्दर अगर हमें डिबग करना पड़ेगा तो इजीली डिबग कर लोगे। आप वहां पर डैशबोर्ड भी बना सकते हैं। फिर बिजनेस मैट्रिक्स होता है, जैसे टोटल डेली एक्टिव यूजर कितने हैं वो मैट्रिक्स आप उसमें डाल सकते हो, ताकि आपको वहां कोई कैलकुलेशंस नहीं करना पड़े। प्रोमीथियस के ऊपर आपने मैट्रिक्स डाल दिया, वहां पर एक प्रोमीथियस क्वेरी रन करोगे, आपको सारा टोटल डेली यूजर आपको मिल जाएगा पिछले एक महीने में, एक दिन में और सालों में और इंटायर टाइम, ठीक है। वैसे ही यूजर रिटेंशन कितने हैं या रिवेन्यू कितने आ रहे हैं पर यूजर, ये भी आप वहां पर निकाल सकते हो अगर मैट्रिक्स आप डाल रहे हो तो। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है जिसको आपको डालना चाहिए, ताकि डालने से क्या होगा कि इन फ्यूचर अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा तो यही तो एक फायदा है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का, आप इजीली वहां से ट्रैक कर सकते हो, निकाल सकते हो कि कितने टेनेंट पर हमारा ये पार्टिकुलर सर्विस अभी रन कर रहा है, ये सर्विस कितना रिवेन्यू जनरेट कर रहा है, ये सारा चीज आप इजीली कर सकते हो। जब भी आप स्केलिंग करोगे तो दो टाइप से स्केलिंग होता है, हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। तो हमेशा कोशिश करो हॉरिजॉन्टल स्केल करने का, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्केल करने के बहुत सारे फायदे हैं। वहां पर आपको कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितना भी सर्वर वहां ऐड कर सकते हो हॉरिजॉन्टली। लेकिन वर्टिकल स्केलिंग में क्या है कि आपका एक लिमिटेशन है कि रैम इतना ही तक जा सकते हो, या फिर सीपीयू और मेमोरी आप इतना बढ़ा सकते हो, हार्ड डिस्क कितना बढ़ा सकते हो, ये एक लिमिटेशंस हो जाते हैं। स्केलिंग के लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, वहां पर आपको सारे डिटेल में समझ में आ जाए कि स्केलिंग हम कब करते हैं, कैसे करते हैं और कौन सा स्केलिंग ज्यादा बेनिफिट करता है। तो वो वीडियो आप जाकर के देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा। तो जैसे हमारा टॉपिक था कि हम सिस्टम को स्केल कैसे करेंगे 0 to मिलियन यूजर के लिए, तो स्केलिंग वन नाइट फाइट नहीं है, ठीक है। ये ओवर द टाइम आपको स्केल करना होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है इसका। आपको टाइम बाय टाइम सिस्टम को ऑप्टिमाइज करना होगा, सर्विस को डीकपल करना होगा, और फिर आप उस समय एक डिफरेंट सिस्टम को उठा के आप स्केल करना शुरू करोगे। तो ज्यादातर कोशिश करना कि हम हॉरिजॉन्टली स्केल करें। तो अगर हम यहाँ पर टॉपिक देखें तो सिंगल यूजर सेटअप हमने डिस्कस कर लिया, वेब टायर और डीबी सर्वर ये सब डिस्कस कर लिया हमने, लोड बैलेंसर डिस्कस कर लिया, रेप्लिका ऑफ डेटा सर्वर ये कर लिया हमने, फिर कैश कर लिया, सीडीएन कर लिया, स्टेटलेस वेब सर्वर यूज कर लिया, फिर मल्टीपल डेटा सर्वर की जरूरत क्यों पड़ती है वो हमने देख लिया, मैसेज क्यू देख लिया, और फिर यहाँ पर टेलीमेट्री सपोर्ट देख लिया। स्केलिंग का तो हमने मल्टीपल टाइम डिस्कशन कर ही लिया था। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने होंगे जब भी आप स्केलिंग करने जाओगे, या फिर जब भी आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा
कि आप सिस्टम को स्केल कैसे करोगे, तो इन सारे पॉइंट को आप रिमेंबर कर लेना और इन सारे पॉइंट को आप वहां पर दिखा देना कि इसके बाद ये कर सकते हो, इसके बाद ये कर सकते हो, इसको ऐसे स्केल कर सकते हो, इसको ऐसे स्केल कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए सॉरी, लेकिन हाँ, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे है जो आपको इससे पहले पता नहीं होगा, जो इस वीडियो में आपको पता चला होगा। तो चलिए आपसे एक फेवर मांगते हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। अभी के लिए लेते हैं विदा, धन्यवाद।